तो आज तारीख है 6 जनवरी 2022 और आज की जितने भी इंडिया की लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे किसी भी एग्जाम में काम आएगी उन सबको कवर करेंगे हम। तो आज अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो जो पीएम के सिक्योरिटी में जो लैप्स हुआ है पंजाब में उसको लेकर न्यूज़ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे क्योंकि कम से कम कल से 10 लाख आर्टिकल लिख चुके हैं इस पे लोग। एक श्रीलंका के लेकिन न्यूज़ है कि श्रीलंका ने कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कवर भी किया था, उस पर एडिटोरियल भी था कि श्रीलंका ने फिशरमैन्स को पकड़ लिया था इंडिया के, तो उन्हें कल छोड़ दिया है। एक ईडब्ल्यूएस कोटे को लेके कि कह दिया है केंद्र सरकार ने कि हाँ जो हमने 8 लाख की लिमिट रखी हुई है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा सही लिमिट है। अब कोर्ट फैसला और देगी इस पर, लेकिन हाँ मतलब जो हमारी तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया गए थे उन्होंने कहा कि हाँ ये एकदम सही है। एक आई है बुली एप्स को लेके कि ऐसे एप्स हैं जिन पे लड़कियों की फोटो मॉफ करके डाल दी थी पोर्नोग्राफी में लड़कियों की फोटो यूज की जा रही थी जो लोगों को बुली करने के लिए यूज किए जाते थे। ऐसे एप्स के क्रिएटर्स को पकड़ा जा रहा है, तो उनमें से भी एक कल एक को और पकड़ लिया गया। एक फ्रंट पेज पे न्यूज आई है जो सिविल सर्विसेज को लेके आई है और एक है जो चिल्का लेक को लेके आई है, तो चिल्का लेक को भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं पीएम की न्यूज़ वाली। तो कल जो फिरोजपुर का एरिया है वहाँ पे रैली थी प्रधानमंत्री की, तो वो रैली कैंसिल करनी पड़ गई क्योंकि उनके काफिले को 15 से 20 मिनट एक जगह पर रोक लिया गया। मेजर सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है पीएम की सिक्योरिटी में, और जो कि है भी देखा जाए तो बेसिकली जो भटिंडा हवाई अड्डा है वहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था अगर देखा जाए तो, जहाँ पे रैली थी वहाँ पे। लेकिन फिर वो मौसम वगैरह के चलते हेलीकॉप्टर और जो एटीसी होता है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उन्होंने मना कर दिया था। फिर जो हुसैन वाला फिरोजपुर के पास में एक जगह है वहाँ पे एक पुल है जहाँ पे फार्मर्स वगैरह आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे और कम से कम 15-20 मिनट रुके रहे। फिर वो आगे नहीं बढ़ने दिया गया प्रधानमंत्री की रैली को, तो फिर वो वहीं से रिटर्न लौट गए और फिर लौट के दिल्ली चले गए। तो बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है चिल्का लेक को लेके। अब देखो चिल्का लेक हम लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट ब्रैकेज वाटर लेक है अगर इंडिया की बात करें हम लोग, और चिल्का लेक हमारे यहाँ ऐसी भी लेक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो तकरीबन इस बार अभी तक की बात करें तो तकरीबन 10.74 मतलब 10.74 लाख वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 11 लाख वर्ड मान लो जो कि आए हुए हैं। और 106 अलग अलग पर्सनल्स हैं जिनको हम लोगों ने वहाँ पे डिप्लॉय किया है ये देखने के लिए, काउंटिंग करने के लिए कि इस बार कितने बर्ड्स आए हैं कितने आ रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। अब थोड़ी बहुत बात कर लें कि ये बर्ड्स कहाँ से आते हैं, तो ये सर्बिया, ईरान, इराक, रशिया वाले एरिया से भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो ये सारे बर्ड्स अगर बेसिकली बात की जाए तो आते हैं और करते क्या है यहाँ पे, वहाँ पे ठंड बढ़ जाती है तो 3 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं और फरवरी तक मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे बर्ड्स लौट जाते हैं। और सेंट्रल एशिया जो फ्लाईवे है जो ईरान, इराक और सर्बिया होते हुए इंडिया आता है, उस रूट से ये बर्ड्स आते हैं। ब्लैक नेट क्रेन की बात कर लें, डुनजोंग्स की बात कर लें, बेयर हेडेड के जो गीर्स होते हैं उनकी बात कर लें, एमर फैल्कन्स होते हैं, ये कुछ बर्ड्स हैं बेसिकली जो आते हैं। और एक कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है वो भी इंडिया ने साइन करके रखा है, जिस कन्वेंशन के तहत ये कहा जाता है कि हाँ अगर कोई भी माइग्रेटरी बर्ड्स हम लोगों के आ रहा है तो हम काउंटिंग भी करेंगे कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, और साथ साथ में जो यहाँ पे हैं बर्ड्स जब तक वो, तो उनकी देख रेख करने की भी जिम्मेदारी इंडियन सरकार की बनती है। चिल्का लेक की बात करें थोड़ी बहुत तो हम जानते हैं राजस्थान में है और नहीं सॉरी उड़ीसा में है, और 1981 में इसको रामसर साइट भी बना दिया गया था। रामसर साइट बेसिकली क्या होती है कि एक ऐसी साइट जहाँ की स्ट्रेटेजिक या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के रूप से उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और उसको प्रिजर्व करना है केंद्र सरकार को। 1981 में हम लोगों ने इसको रामसर साइट भी बना दिया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं डॉल्फिन्स वगैरह भी पाई जाती हैं, और नालावारा जो आइलैंड है वो भी यहीं पे है, और कालीजाई टेम्पल है जो काफ़ी फेमस है वो भी चिल्का लेक के पास में ही है, हम लोग देखते हैं। और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है यहीं पे। बेसिकली भीतरकनिका नेशनल पार्क का ही पूरा एरिया है जिसमें चिल्का लेक आती है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है गुजरात को लेकर। गुजरात के हाई कोर्ट में अभी क्या हुआ, एक आदमी ने पिटीशन दायर की थी, तो वो वहाँ पे जाके गुजराती अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलने लगा, तो उसको वहाँ पे जो गुजरात के जज है उनको द्वारा रोक दिया गया कि नहीं, तुमको अगर गुजरात में बोलना है तो इंग्लिश में ही बोलना होगा, या अपना वकील लेके आओ वो तुम्हारे लिए इंग्लिश में ही हियरिंग करेगा। क्योंकि जितनी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग जानते हैं इंग्लिश ही है। अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 348 के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश ही होती है।
क्योंकि एज पर हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और जजेस को एक से दूसरी जगह अपॉइंट किया जाता रहता है हाई कोर्ट्स वगैरह के, तो इसलिए रखा जाता है एक कॉमन लैंग्वेज जिससे सारे जज को समझ में आए और कहीं का भी जज कहीं भी अपॉइंट किया जा सके, कोई प्रॉब्लम ना आए ज्यूरिडिक्शन में। और हम जानते हैं कि हमारे संविधान के पार्ट नंबर 17 के आर्टिकल नंबर 343 से लेके 351 के बीच में जो जितने भी शब्दों को या भाषाओं को लेके जो भी आर्टिकल्स हैं वो सब दिए गए हैं। अब वैसे इंडिया में बात करें तो 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, और जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने भी ट्राई किया था कि हिंदी को प्रमोट किया जाए। फिर हम देखते हैं साउथ से काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगा, लोग अनशन करके मरने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को प्रमोट किया जाएगा। हमारे आर्टिकल नंबर 351 में लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इंडिया में हिंदी को प्रमोट करे, बट कभी भी फोर्सफुली हिंदी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ऐसे नेचुरली हिंदी को प्रमोट होने दिया जाएगा इंडिया में जैसे हो रही है। हाँ, सरकार प्रचार प्रसार कर सकती है, उसमें नो डाउट। और फिर बाद में हम देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 भी आया था, जिसमें लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए इंग्लिश को एक मैंडेटरी लैंग्वेज बना दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो बाद में हम देखते हैं मोदी सरकार ने 2017 में खत्म कर दिया और चेंजेस ला दिए कि नहीं, हम तो हिंदी में बोलेंगे और हिंदी में ही, मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में नहीं आएंगे, लेकिन हिंदी और बाकी की रीजनल लैंग्वेजेस में भी सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उनको पब्लिश किया जाएगा। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई, डीआरआई के बारे में। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, तो उसने शाओमी पर 653 करोड़ का फाइन लगा दिया है इंडिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कस्टम ड्यूटी में जो भी चीजें आती हैं उनको शाओमी अंडर वैल्यूएशन करके दिखा रहा था और अपने टैक्सेस बचा रहा था इस वजह से। अब डीआरआई क्या है, तो डीआरआई 1957 में बना था। आलोक शर्मा है जो इसके हेड है इस समय, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंतर्गत आता है। और बाय द वे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स पहले एक्साइज एंड कस्टम्स कहा जाता था इसी डिपार्टमेंट को, जिसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था 2018 में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई, ये ब्रिटेन को लेके, कि ब्रिटेन की जो कंपनी है केर्न, हम लोगों ने बात भी की थी इसके बारे में कम से कम 10-15 दिन पहले, तो उसने इंडिया पे चार्जेस वगैरह लगा दिए थे क्योंकि इंडिया ने उस पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस लगाए थे। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होते हैं कि जैसे एक कंपनी है हम लोगों के यहाँ 2010 से काम कर रही है और आज 2022 आ चुकी है। अब उस कंपनी से मोदी सरकार कहते कि एक काम करो, तुम्हें 2016 से एक ये नया टैक्स है हम इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन उसको 2016 से इम्पोज कर रहे हैं और 2016 से आज 2022 आ चुकी है, पिछले 6 साल का टैक्स भर देना। तो इसको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, मतलब जो साल निकल चुका है, जो समय निकल चुका है वो टैक्स लगा देना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ऐसे कस्टम टैक्सेस लगाए थे, जिसको लेके जो केर्न है उसको तकरीबन 5,000 करोड़ के टैक्सेस भरने पड़ गए थे। उसको लेके फिर इंडियन गवर्नमेंट पे चार्जेस लगे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में भी हार गई, फिर भी पैसे नहीं दिए, उन्होंने टरकाते रहे। फिर उसने ब्रिटेन में केर्न कंपनी ने केस कर दिया था, तो वहां पे इंडिया के जो एसेट्स हैं उनको जब्त कर लिया गया था। हाल में फाइनली ये हुआ है कि हमारी केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए देने की कह दिया है केर्न को, और केर्न ने सारे के सारे चार्जेस वापस ले लिए और सारे के सारे एसेट्स जिनको सीज किया गया था ब्रिटेन में उन सबको वापस दे दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट को। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर, ये किसी एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बस एक ज़्यादा कल न्यूज़ में ये भी रही कि टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चल रही है, और टेस्ट की जब हम लोग जब भी बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड में अभी तक टेस्ट में किसी ने हराया नहीं था। बांग्लादेश ऐसी पहली टीम बन गई है जो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके हरा के आ गई है, और बांग्लादेश जैसी छोटी टीम। तो दैट्स ऑल, बस न्यूज़ में था तो मैंने कवर कर लिया। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लेकर। देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने क्या कहा है, 1951 में 50-51 की बात करते हैं, तब से चीते हमारे यहाँ लुप्त हो चुके हैं। ऑलमोस्ट चीता इंडिया में नहीं पाया जाता। हम लोगों के पास में जितने चीते हैं भी, जो जू वू में है थोड़े बहुत, वो अपन लोग सब बाहर से ही लेके आए हैं। तो इंडिया में फिर से चीतों का जो ब्रीडिंग है वो करवाई जाएगी और चीतों को बढ़ाया जाएगा, ये बात कही गई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। और इसके लिए क्या किया जा रहा है, साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, जहाँ पे चीते वगैरह पाए जाते हैं, वहां से हम लोग चीते लेके आएंगे। और मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो पालनपुर, उसमें इनको रखा जाएगा और वहां पे इसका ब्रीडिंग सेंटर बनवाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में किस वजह से, क्योंकि मध्य प्रदेश जब भी हम चीतों की बात करते हैं, शेरों की बात करते हैं, बाघों की बात करते हैं, तो टाइगर स्टेट एमपी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बाघ भी यहीं पे हैं, बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे शेर भी हैं, तो चीते भी एक इकोलॉजी इन्वायरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट है शेर चीतों के लिए। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो भाई है ऑस्ट्रेलिया और जापान को लेकर। देखो, हम लोगों ने देखा था पहले क्वाड बना था, क्वाड से इंडिया को अलग करके ऑकस बना लिया था उन लोगों ने, और फिर अब ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आपस में भी एक सिक्योरिटी अलायंस को लेके एक हिस्टोरिकल सिक्योरिटी अलायंस किया है, बायलैटरल। अब दोनों देशों का कहना यह है कि हिस्टोरिकल सिक्योरिटी अलायंस हुआ है,
इसमें क्या हुआ है इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ना ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है, ना ही जापान के द्वारा किया गया है। एक आध चीजें बस डिस्क्लोज है छोटी मोटी, कि हाँ हम लोग सिक्योरिटी में जो ट्रेड है उसको बढ़ाएंगे, एक दूसरे के जो उपकरण है उनको यूज करेंगे, एक दूसरे के जो वो है प्लेन्स वगैरह है उनको भी यूज कर सकेंगे। लेकिन अभी तक क्या क्या और हुआ है खुल के, ये पूरा सिक्योरिटी अलायंस का जो भी पैक्ट हुआ है, इस पैक्ट को उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है कजाकिस्तान को लेकर। कजाकिस्तान में इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई है वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा, अब जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब ये प्रोटेस्ट मतलब इस हद तक प्रोटेस्ट बढ़ गए थे कि हम लोग देखते हैं कि जो उनके मेजर ऑफिसेस हैं, कंट्री के मेजर ऑफिसेस की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे अंदर तक घुस गए लोग, लोगों ने आग लगा दी, प्रेसिडेंट ऑफिस में घुस गए थे वो लोग, वहाँ तक भी शोर मचाने लगे थे। तो इन सब चीज़ों के चलते वहाँ पे कजाकिस्तान में इमरजेंसी इम्पोर्ट की गई है। अब कजाकिस्तान की हम लोग बात करें तो हम जानते हैं सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है और नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है। 1991 में इसको यूएसएसआर से अलग हुआ था और 1995 में जब भी हम लोग सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो सबसे बाद में अगर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो कजाकिस्तान का ही बनाया। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वही है एयरटेल पेमेंट्स बैंक को लेकर। एयरटेल पेमेंट्स बैंक जिसके अनूप राठा सीईओ है, 2012 में बनाई गई थी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है वो अभी तक पेमेंट्स बैंक थी। पेमेंट्स बैंक बहुत छोटी बैंक होती है कि हाँ तुम 1 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकते, किसी के पास में भी 1 लाख से बड़ी एफडी नहीं करवा सकते, उसके बाद में तुम अगर चाहो भी तो विड्रॉल भी 10,000 से ज़्यादा एक बार में नहीं कर सकते, बहुत छोटी बैंक होती है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपनी रिसिप्ट वगैरह है, अपनी लेना देना है, वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं आरबीआई के द्वारा उसको शेड्यूल बैंक बना दिया गया है। अब शेड्यूल बैंक और पेटीएम बैंक में पेमेंट बैंक में अंतर क्या होता है? शेड्यूल बैंक जब बन जाती है तो वो आरबीआई के शेड्यूल नंबर 2 में आ जाती है बेसिकली, तो उसको इसलिए उसको शेड्यूल बैंक कहा जाता है। अब पेमेंट बैंक से शेड्यूल बैंक में होने से क्या होगा, अब ये अपने फिजिकल ऑफिसेज भी बना सकेंगे अगर चाहेंगे तो। इवन दो अगर ये लोग चाहेंगे जो आरबीआई के प्राइमरी ऑक्शंस होते हैं, थोड़े बहुत जो आरबीआई ऑक्शंस करवाती है उनमें भी ये लोग भाग ले सकेंगे। और आरबीआई एक बैंक रेट होती है, बैंक रेट बेसिकली एक परसेंट होता है जिस परसेंट पे बैंकें एक दूसरे से लोन लेती हैं, बस आरबीआई उसमें मीडियोकर का काम करता है। तो अब अगर एयरटेल जो पेमेंट्स बैंक है अगर वो चाहेगी तो दूसरे बैंकों से जो फिजिकल बैंक से उनसे भी लोन ले दे सकेगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो शेड्यूल बैंक बनने पे तुम्हें छूट मिल जाती है। और हाँ बाय द वे, अगर जब भी हम लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करते हैं तो इसमें 10% शेयर्स जो है वो कोटक बैंक के भी हैं, हम लोग जानते हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को लेकर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है? ये आरबीआई के द्वारा बेसिकली लॉन्च की जाती है। 5 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमारी जितनी भी वित्तीय संस्थानें हैं, फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह हैं, उनकी हेल्थ के बारे में बताया जाता है। तो अभी ये रिपोर्ट धीरे धीरे निकल के आएगी। अभी तो केवल एनपीए के बारे में न्यूज़ आई है कि एनपीए हमारा पिछले 2 सालों में बढ़ के 6.9% पहुंच गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब एनपीए वो होता है कि हाँ अगर किसी व्यक्ति ने मान लो बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया है और वो लोन की किस्त वो 6 महीने तक नहीं भरता है जो उसको देनी थी, तो उसको एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। तो ये एनपीए बैंकों का हमारे देश में 6.9% हो गया, ऑलमोस्ट 7%। और आने वाला जो सितंबर है, सितंबर 2022, तब तक ये बढ़ के 8% तक होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी बहुत से एनपीए हैं जो अगले महीने से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब ये एनपीए इतना कम क्यों लग रहा है 6.9%? असलियत में अगर बोला जाए तो ये तकरीबन 20% है। होता क्या है, बैंक के अपनी चार्जशीट खराब ना हो, अपना जो ओवरऑल उनका जो क्या कहते हैं ना डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी है बैंक की वो खराब ना हो, बैंक क्या करती हैं एनपीए को राइट ऑफ कर देती हैं 2 साल बाद। तो जैसे मान लो आज एक लाख का एनपीए बना किसी बैंक पे, वो 1.5 साल तक तो कोशिश करेगी पैसा निकल आए, अगर नहीं निकलता है तो बैंक उनको राइट ऑफ कर देती हैं, जिनसे बैंकों की बैलेंस शीट स्टेबल बनी रहे। और बैलेंस शीट अगर स्टेबल होती है तो सीधी सी बात है आरबीआई से थोड़े बहुत फायदे मिलते रहते हैं इस वजह से। तो अगर देखा जाए अगर ये हालत बनी रही तो हमारे यहाँ की बैंकों की हालत अगले 5-10 साल में बहुत बुरी होने वाली है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई है रशिया को लेकर कि रशिया, हम लोग जानते हैं रशिया यूक्रेन की दिक्कत चल रही है कि रशिया ने बढ़ाते 1 लाख से ज़्यादा ऐसे ट्रूप्स हैं जिनको यूक्रेन की सीमाओं पे तैनात कर दिया है। और नाटो ट्रूप से ये कहा है कि नाटो जो यूक्रेन और जॉर्जिया में अपने प्लान्स चला रही है उनको खत्म करे, और साथ साथ में जो ईस्टर्न यूरोप में जो ड्रिल्स वगैरह चलाती है नाटो, उन सबको बंद करे। तब रशिया ने कहा है हम अपने ट्रूप्स वापस लेने को तैयार हैं। बट वही है ना, अगर किसी दूसरी कंट्री में, तो भले ही तुम्हारी पड़ोसी कंट्री बनी रहे, वो कंट्री अपने यहाँ किसी दूसरी कंट्री के साथ में बायलैटरल ड्रिल्स भी चलवा रही है अपने यहाँ,
तुम मना थोड़ी कर सकते हो, वो तो उसकी फॉरेन पॉलिसी हुई ना। तो वही है कि नाटो फोर्सेस का कहना है कि हम नहीं हटेंगे और टेंशन बनी हुई है, देखते क्या होता है। अब नाटो की बात करें तो हम लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एनएटीओ, नाटो, ये बनी थी 4 अप्रैल 1949 को बनी थी। और बेसिकली जो यूएसएसआर इतना बड़ा हो गया था उस चक्कर में जो यूरोप के देश हैं और यूएसए, उन लोगों ने मिलकर नाटो फोर्सेस बना ली थी। दैट्स ऑल। और हाँ, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है नाटो का। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी सवाना के डिफोरेस्टेशन के बारे में, कि हम लोग देखते हैं अगर 2015 से सवाना बेसिकली जो ब्राज़ील में है, वहाँ पे जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले अगर हम लोग बात करते हैं 5 सालों में 8% फॉरेस्ट खत्म हो गया है, जिनको अमेजोन के जंगल, जिनको हम लोग लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वो 8% कम हो गए पिछले 6 साल में अगर हम लोग बात करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और उनमें भी स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं ना कि सवाना फॉरेस्ट्स की, जो कैराडो के पार्ट में पाए जाते हैं, जो अमेजोन का एक पार्ट है, बेसिकली अमेजोन का तकरीबन 50% पार्ट ऑलमोस्ट कैराडो में पाया जाता है, जहाँ पे सवाना जंगल्स हैं, बहुत घने जंगल्स होते हैं बेसिकली। अपसाइड डाउन फॉरेस्ट भी बोले जाते हैं, उनकी जड़ें बाहर तक निकली होती हैं। और आज तक काफ़ी ऐसे जंगल हैं वहाँ पे जो अनटच्ड है, मतलब आज तक वहाँ पे पर्सन्स नहीं गए, कोई भी आदमी नहीं गए। तो ये जंगल धीरे धीरे करके नष्ट हो रहे हैं, जो कि ओवरऑल अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उस पर बहुत गलत असर डालेंगे पूरी दुनिया पे। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है कैग की रिपोर्ट आई है, सीएजी की डैम रिपोर्ट आई है एक, उसको लेके कि कुछ बस इसमें से देखो, रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है लेकिन इनमें कुछ जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में जाने पूछे जा सकते हैं, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। तो एक तो ये आई कि जो गांधी सागर डैम है, जो चंबल नदी बना हुआ है, उसको अर्जेंट रिपेयर की जरूरत है, क्योंकि गांधी सागर डैम की हालत बहुत जर्जर है। ऐसा ही बना रहा है तो अगले 1-2 साल में वो कभी भी गिर सकता है, तो उसको अर्जेंट रिपेयर की जरूरत है। और अगर हम लोग बात करते हैं ना, वन ऑफ द 5 मेजर वाटर रेवेन्यूज की बात करते हैं तो उनमें से एक गांधी सागर डैम आता है इंडिया का, जो तकरीबन 115 मेगावाट एनर्जी भी बनाता है। भारत में अगर ओवरऑल की बात करें तो 5200 से ज्यादा डैम्स हैं। 1100 ऐसे डैम्स हैं इस समय, मतलब तकरीबन तुम्हारे 20% डैम्स इंडिया के ऐसे हैं जो 50 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, 50 साल हो गए उनको बने हुए। और अगर हम लोग बात करते हैं 2050 में, आज से 30 साल बाद, तो हमारे पास में 4400 ऐसे डैम्स होंगे। मतलब इस समय जितने भी डैम्स हैं उसके 80% ऐसे डैम्स होंगे जो 50 साल से ज्यादा पुराने हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ डैम्स की हालत काफी खराब है देखा जाए तो। 80% इस समय ऐसे डैम्स हैं जिनको माइनर या मेजर रिपेयर की जरूरत है। और जैसे हम लोग बात करते हैं, कुछ डैम्स तो बहुत पुराने हैं, जैसे सब कृष्णा सागर डैम की बात करें उसको 90 साल हो गए हैं। मेथुर डैम की बात करें वो 1934 में बना था, 87 साल हो चुके हैं उसको, तो इनको भी रिपेयर की जरूरत है। और ऐसा नहीं केंद्र सरकार इसके लिए काम नहीं कर रही है, रिपेयर्स तो होते रहते हैं, लेकिन और मेजर रिपेयर्स की जरूरत है। डैम सेफ्टी बिल हम लोग देखते हैं 2019 में लेके आया गया था। डैम्स रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इंडिया में, उससे भी बहुत कोई मेजर फायदा नहीं मिला है। और अब थोड़ी अगर चंबल की बात चली तो चंबल की भी बात कर ले रहे हैं कि जामा पावा जो पहाड़ियां हैं, विंध्य पहाड़ियां हैं, विंध्य पहाड़ियां में जामा पावा पहाड़ियां आती हैं जो मध्य प्रदेश में आती हैं, वहां से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी निकलती है और उसके बाद में हम देखते हैं राणा सागर डैम की बात हो गई, जवाहर सागर हो गई, कोटा बैराज की बात हो गई, गांधी सागर डैम की बात हो गई। ये सारे डैम्स बड़े बड़े डैम्स हैं जो चंबल नदी पे पाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि चंबल में बनास नदी भी चंबल की एक सहायक नदी है जो बाद में ग्वालियर में आती है, और ग्वालियर में यहाँ पे उससे मिलकर तिघरा डैम बना हुआ है। और फिर काली सिंध भी है, क्षिप्रा नदी भी है, जो सब इसकी ही ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, चंबल की। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट को लेके। ये कहाँ पे, त्रिपुरा में। इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये क्यों कही गई है कि बेसिकली जो लोग हैं कि त्रिपुरा है या 7 सिस्टर्स के लोग हैं, उनको पूरा घूम के आना पड़ता है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में आके तब इंटरनेशनल जा पाते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा एयरपोर्ट वहीं पे इंटरनेशनल बना दिया जाए, इसके लिए बात हो रही है। तो त्रिपुरा का महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। अब वीर विक्रम कौन है? बीरेंद्र किशोर थे जो 1923 तक त्रिपुरा के राजा थे। फिर बाद में उनके लड़के थे वीर विक्रम, जिन्होंने त्रिपुरा के इंटायर प्लान, आज तुम त्रिपुरा देखते हो जैसी भी वो सिटी बनाई गई है, वो बीरेंद्र किशोर जो राजा हैं उनके लड़के वीर विक्रम के द्वारा ही बसाई गई थी। और उन्होंने त्रिपुरा में काफी काम किए थे। फिर बाद में देखते हैं अंग्रेज आ जाते हैं, फिर उनसे भी स्ट्रगल में वीर विक्रम ही सबसे आगे रहे थे, तो उनके ही नाम पे एयरपोर्ट है। और ये एयरपोर्ट स्पेशली की बात करें, एयरपोर्ट किसने स्थापित किया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएस था उसने 1939 से लेकर 1945 के बीच में इस एयरपोर्ट को बनाया था त्रिपुरा में। दैट्स ऑल। एक तो यहाँ से अपने करंट तो खत्म होते हैं, यहाँ से एक एडिटोरियल आया है जो आया है चाइना के चैलेंजेस को लेकर। देखो कुछ चीज़ मुझे ठीक लगी इसलिए मैंने सोचा कवर कर लें। अगर हम देखते हैं
चाइना एग्रेसिव नीति के देखते हैं हम, तो इंडिया की लिबरल नीति, अगर इंडिया कहते हैं ना, इंडिया बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है इस समय अगर चाइना की नीति देखते हैं। चाइना बहुत एग्रेसिव नीति अपना रहा है। हम लोग रोज देखते हैं एक सिटी बसा ली, कहीं हम देखते हैं पेंगोंग पे पुल बना लिया, कहीं हम देखते हैं पेंगोंग के पास में झंडा फहरा दिया, फिर उसके बाद में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के पास में पुल बना लिया, उसके बाद में हम देखते हैं कि अरुणाचल के भी 15 प्लेसेस के नाम बदल दिए। बाय द वे, नाम बदलना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हम लोग देखते हैं 2016 में जब हमारे जो दलाई लामा 2016 के टाइम पे जब अरुणाचल प्रदेश गए हुए थे, तब भी उन लोगों ने वहाँ पे 6 स्टेट्स के नाम बदले थे, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाम भी बदले हैं जो भी है। ये क्या है, चाइना अपना कल्चरल राइट दिखाना चाहता है किस पे, अरुणाचल प्रदेश पे और इन सारे एरियाज पे। वो दिखाता है कि हाँ ये कल्चरली हमसे जुड़े हुए हैं। तवांग आज तुम्हारा पार्ट जरूर है, लेकिन तवांग एक समय एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से तिब्बत का पार्ट होता था, जो कि तिब्बत आज चाइना का पार्ट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन चाइना चाहता है कि वो दोबारा से स्थापित कर ले किस पे, यहाँ पे आके अरुणाचल प्रदेश पे स्थापित करना चाहता है वापस। भारत के सामने कहा जाए, भारत के पास में डबल चैलेंजेस तो हैं ही हैं, पाकिस्तान से भी लड़ना है, चाइना से भी लड़ना है, जो भी है। साथ साथ में हम लोगों को हिंद महासागर में शांति भी स्थापित करनी है। भारत को क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इन सब के साथ की तो जरूरत है ही है शांति स्थापित करने के लिए। साथ साथ में अब एक कदम आगे बढ़ के सोचने का मौका आ गया है। मौका जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में सबमरीन डील की प्रॉब्लम चल रही है। आज इंडिया खुद के सबमरीन खुद के लिए बनाता है, तो इंडिया अगर चाहे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सबमरीन बना सकता है, ये कर सकता है। हम लोग देखते हैं, मतलब स्टील सबमरीन अभी हम लोग देखते हैं, स्कॉर्पियन जो ग्रुप है उसकी 6 सबमरीन इंडिया ने खुद के लिए बनाई है, तो और देशों के लिए भी इंडिया बना सकता है, इंडिया कैपेबल है। साथ साथ में इंडिया और देशों को भी साथ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया को जो चाइना के साइड में झुकाव होता चला जा रहा है, अगर तुम्हें चाहता है कि तुम बैलेंस ऑफ पावर बना के रखो एशिया पैसिफिक में तुम। और हाँ, एक यहाँ पे एक नया पॉइंट आया है इस एडिटोरियल मैंने देखा उतरने का, कि एक परसेप्शन बिल्ड करना होगा हमें। परसेप्शन बिल्ड क्या होता है, देखो एक समय था जब राजाओं का टाइम था, राजा वगैरह पैसे देते थे। काफी राजाओं ने ऐसा किया है कि उन्होंने पैसे दिए हैं, बड़े बड़े उस समय के लेखकों को पैसे दिए हैं, जिससे वो लेखक उनकी किताबों में, उनके लेखों में राजा को ग्लोरीफाई करें। आज भारत को भी ऐसे परसेप्शन बनाने की जरूरत है वर्ल्ड लेवल पे। भारत को न्यूज मीडियाज की बात करें, न्यूज आउटलेट्स की बात करें, ऐसे काम करने की जरूरत है, ऐसे परसेप्शन बनाने की जरूरत है जिनसे और देश आके भारत से जुड़े, ना कि जो चाइना की तरफ जो झुकाव भी है वो भी कम हो। क्योंकि देखो, एक होता है कन्वेंशनल वॉरफेयर, कई बार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कन्वेंशनल वॉरफेयर से ज्यादा दमदार हो जाता है, और भारत को अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि आज अगर देखा जाए तो चाइना दे रहा है, और चाइना धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा है इन्हीं चीजों को हम देखते हैं। तो यूएस या और कोई भी देश तुम्हारा साथ देगा कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। कभी कभी भी जब जरूरत पड़ी, जैसे मान लो, वो तो बहुत दूर है, वो हम देख नहीं सकते, क्योंकि यूएस ने, हम देखते हैं अभी WTO वगैरह में तुम्हारे ही खिलाफ केस कर दिया था, और काफी ऐसी चीजें भी की हैं यूएस ने जो इंडिया के पक्ष में नहीं है। जब इंडिया सोचता था कि हाँ यूएस हमारा दोस्त है, तब भी यूएस ने काफी धोखे दिए हैं, तो उस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जो तुम्हारे रीजनल लोग हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, उन पे तुम्हें अपना भरोसा फिर से स्थापित करना होगा। और भारत को अपनी शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। चाइना की जो स्ट्रेटेजिक एग्रेसिव नीति है उनके खिलाफ भारत को इतना ज्यादा लचीली नीति अपनाने की आवश्यकता नहीं है जैसी अभी अपना रहा है, कि चाइना घुसाया बुल बना दिए, भारत करिए नहीं बनाए। अरे बनाए हैं तो बनाए, कम से कम खुल के मानो और खुल के कहो। एग्रेसिव नीति अपनाओगे, तुम खुल के बोलोगे उसकी एग्रेसिव नीति के खिलाफ, तभी उसको रोका जा सकता है। अगर भारत ऐसी चीजों को और लंबे समय तक दबाता रहेगा तो भारत का ही इसमें स्ट्रेटेजिक नुकसान है। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 6 जनवरी की, तो यही कारण था जो किसी भी एग्जाम में हमारे जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।